शाम जब नहीं कल और अच्छा से सेटिंग कर देंगे इसका। देखो रे ऑप्टिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा ये जो नया सेक्शन है फिजिक्स का, और हम अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर या उसको 3 चैप्टर भी मान सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये जो चैप्टर है, सुनना ध्यान से, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना है तो हमें क्या क्या चीज आज आनी चाहिए, ठीक है, चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो देखो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे कोचिंग में। देखो तो यहाँ पे बात ऐसा है कि चैप्टर का बेसिक्स क्या है, ठीक है, इस चैप्टर का बेसिक्स क्या है, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हें क्या आना चाहिए। देखो चैप्टर को अगर बोर्ड लेवल पे पढ़ना है तो नॉर्मल बेसिक सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड लेवल के ऊपर पढ़ना है, थ्योरी सब सेम है, क्वेश्चन बनाते टाइम क्या दिक्कत आता है, या चैप्टर को अच्छा से मास्टरी करने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, पहली बात को वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर आना चाहिए और जो बता रहे हैं, और सुनना दूसरा चीज, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन। दूसरा चीज बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथ्स मतलब जोड़ घटाव नहीं, ठीक है, बेसिक मैथ मतलब कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लिमिट क्या होता है, थोड़ा बहुत। अच्छा अब तीसरा बात क्या है, सुनना ध्यान से, तुम्हें बेसिक काइनेमैटिक्स आना चाहिए। काइनेमैटिक्स मतलब कि फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स लगने पे एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। काइनेमैटिक्स मतलब फोर्स और मोशन का रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा काइनेमैटिक्स से काइनेमैटिक्स बोल लो या मैकेनिक्स बोल लो। और चौथा चैप्टर तुम्हें ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ को छोड़ के बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है अगर आता है तो चैप्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल हलवा है, ठीक है। और नहीं तुम्हें चैप्टर में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो तुम समझ जाना कि इधर कहीं दिक्कत हो रहा है, चैप्टर में दिक्कत नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बनाते टाइम दिक्कत होगा, थ्योरी पढ़ते टाइम दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ तो इसीलिए अगर तुम साइड से चाहो तो ये सब नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल फार्मूला रिवाइज कर सकते हो, फोर्स एक्सेलरेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, जनरल फार्मूला, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेक्टर रिवाइज कर सकते हो साइड से। वैसे जब आएगा तो हम उसको भी डिटेल में बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आएगा तो हम बोल देंगे ऐसे ऐसे हो गया, नहीं, आएगा तो बताएंगे। लेकिन जो लोग रिवाइज किए हुए रहता है उसके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि ना भाई हमें ये आता है, चलो ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो बात को समझना, इसलिए हम बहुत लोग बोलता है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा ये चैप्टर शुरू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा अब बात है कि चैप्टर देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्जेस से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना ध्यान से बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करना बड़ा आसान है। यहाँ पे दिखता है हमें कि यह 2 सेक्शन से बना हुआ वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बना हुआ है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन भी इसी तरह से करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, सिंपल रूप से बोल सकते हैं कि चार्ज, ठीक है, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, हाँ चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सुनेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स
डेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो 2-3 क्लास तुम्हें लगेगा कि सब चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले डेमो क्लास में पढ़ाए थे। डेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the a study of charge at rest, a study of charge at rest। देखो इस चैप्टर का एक दिक्कत है ना कि इसमें तुम्हें विजुअलाइजेशन बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो दिखेगा तुमको है ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये चार्ज ऐसे है, पोटेंशियल ऐसे है, फील्ड ऐसे बना रहा है। तो इसमें क्या होता है कि चीजें थोड़ा सा ऑप्टिक्स की तरह विजुअलाइज नहीं होता है। जैसे ऑप्टिक्स में हाँ दिख रहा है, रेनबो बन रहा है भाई, हाँ TIR हो रहा है, हाँ रियल डेप्थ ज़्यादा है कि अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा है, हाँ ये सब थोड़ा सा दिख रहा है, मिरर है, लाइट है, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे उतनी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल समझ में आएगा और तुम्हें विजुअलाइज अच्छे से करवाएंगे, तुम्हें समझना है। देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये सिंपल बात था, सब लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं, देखो आगे क्या है, आगे बात बड़ा कॉमन है कि ये पूरे जो देखो पहला चैप्टर जो है ना हमारा, ये दो चैप्टर लिखे, इसके बाद हमारा 2 चैप्टर आता है जिसका नाम है करंट, चौथा मैग्नेटिज्म। तो 1 2 3 4 शुरू के 4 चैप्टर और लास्ट में चल जाओ एक और 5 चैप्टर। शुरू के जो 5 चैप्टर हैं इंटरलिंक्ड है, कोई पीछे से स्टार्ट ही नहीं कर सकता है कि दूसरा पढ़े फिर पहला पढ़े या तीसरा पढ़े फिर दूसरा पढ़े, थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाएगा। इसीलिए चैप्टर रिलेटेड है। ये पांचों NCERT के ऊपर से 5 चैप्टर को एक साथ बोले तो इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाइन से पढ़ना होगा। अब देखो क्या है ना कि फंडा एकदम क्लियर है कि पहला चैप्टर में चार्ज को रेस्ट में रखा गया है, ये दोनों चैप्टर में। जैसे ही करंट में आते हैं तो चार्ज को मोशन में हमें पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, तो उस ब्रांच का नाम हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चीज हम देखते हैं चार्ज के बारे में ही है, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जहाँ पे ज़्यादा टाइम देना होगा वहीं पे ज़्यादा टाइम देंगे, जहाँ पे कम टाइम देना है वहाँ पे कम टाइम ही देना है। चलो तो इसको जल्दी से निपटाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। अब इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि पहले तो इसका डेफिनेशन ही, तब इस पे प्रॉपर्टीज पे आएंगे कि चार्ज है क्या भाई, ठीक है। चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज का डेफिनेशन के बारे में आते हैं। तो चार्ज है क्या, तो चार्ज को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो बहुत लोग सोचता है कैसे डिफाइन करें। देखो क्या है ना कि दुनिया में हर मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है। हर मैटर के पास एक प्रॉपर्टी क्या है भाई कि उस पर चार्ज आ सकता है। दुनिया में जितने भी मैटर हैं उस पर एक, अगर मैटर होने का शर्त ही यही है कि अगर कोई मैटर है तो उस पर चार्ज को लाया जा सकता है। जैसे मार्कर, बेंच, डेस्क, टेबल, पेपर, जितने भी चीज हैं सभी पे चार्ज लाया जा सकता है। अगर किसी पे चार्ज नहीं लाया जा सकता है तो मैटर नहीं है, या वो बोल सकते हैं वो मास है ही नहीं। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, बाय विच इट गेन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो बात ऐसा है ना कि हाँ मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाता है, मैटर मतलब मास, ठीक है, जिसके पास मास है उसी के पास चार्ज रहेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि रहेगा ही। जैसे कि हम क्या बोले, रह सकता है, ठीक है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट गेन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब मार्कर है तो मार्कर क्या है, मैटर है ना भाई, हाँ, तो इस पे चार्ज रह सकता है। अब ये नहीं है इसका मतलब कि इस पे भी चार्ज है ही, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इस पे चार्ज को ला सकते हैं। अगर ये मैटर है तो चार्ज लाया जा सकता है।
नॉन मैटर चीज पे चार्ज नहीं लाया जा सकता है, जैसे कि फोटोन पार्टिकल, फोटोन मैटर नहीं है तो उस पर चार्ज भी नहीं लाया जा सकता है। तो ये तो चार्ज का हो गया डेफिनेशन। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, इंट्रिंसिक मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हटाया ही ना जा सके, ठीक है। चार्ज के अंदर से उसका ये प्रॉपर्टी को कोई नहीं हटा सकता है, मतलब कोई ऐसा कोई मटेरियल ला ही नहीं सकता है कि जिस पे चार्ज ना आए, ठीक है। हाँ, अब बातें है, अब सुनना ध्यान से आगे। तो ये हो गया हमारा बात। अब चार्ज का यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए एक एक करके, तो देखो प्रॉपर्टी पे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले इसका डेफिनेशन लिखें। अब बात यह है कि चार्ज आखिर कोई आ कैसे सकता है और चार्ज होता कितना तरह से है। तो देखो हम तुमको ये बात पहले भी बताए थे कि कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी मैटर हो, ठीक है, कोई भी मैटर हो उस पर चार्ज कैसे आता है, ये ध्यान देना। चार्ज कैसे आता है, मान लो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का मतलब पहले तो तुम्हें बता दें कि चार्ज आता कैसे है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग का बहुत सारा मेथड है, ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन मेथड जो है ना कि अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन का लूज या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तभी उसमें चार्ज आएगा। तो जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता कि पहले से चार्ज नहीं रहना चाहिए, पहले से न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर यह क्या करता है बोलो, अगर यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बोलो उसके अंदर माइनस का संख्या कम जाएगा और प्लस का संख्या बढ़ जाएगा। तो कोई अपने अंदर से अगर निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन को हटाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और सिंपल बात है, इसको ये सब जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि ये सब उतना जो है ना कॉन्सेप्चुअल नहीं है और ये सब नॉर्मल है। देखो दूसरी बात कि अगर कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो समझ जाना है कि उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज आता कैसे है, तो जनरल तरीका है चार्ज लाने का क्या, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज लाने का सबसे कॉमन तरीका यही है कि कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन हटा दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, तब उस पर चार्ज आ जाएगा। नॉर्मल बात ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हम तुमको समझा सकते हैं भाई, सुनना, चार्ज के बारे में और क्या समझा सकते हैं कि चार्ज कितना तरह का होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तब उसके प्रॉपर्टीज पे बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो चार्ज का ऐसा यूनिट पे बात किया जाए, ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है भाई, चार्ज का ऐसा यूनिट बोलो, चार्ज का ऐसा यूनिट पता होगा, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। अच्छा, और उसके बाद चार्ज का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, चार्ज का बहुत अच्छा, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, ठीक है। हाँ, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है। ऐसा यूनिट को कूलम है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैट कूलम को सुनना ध्यान से एक और नाम से जानते हैं, ESU। ESU सुनो, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 1 ESU, तो समझ जाना कि 1 स्टैट कूलम, ठीक है। 1 ESU मतलब 1 स्टैट कूलम, ठीक है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। हाँ, अब सुनना, चार्ज हमारा, अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि चार्ज हमारा कौन सा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज का फॉर्मूला पे आएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तुरंत चार्ज के प्रॉपर्टी में तब, ठीक है। लेकिन चार्ज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे एक टॉपिक जाके चार्ज के प्रॉपर्टी में कि भाई देखो चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है और नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस प्रॉपर्टी का, उसी प्रॉपर्टी में हमें चार्ज का फॉर्मूला का पता चलता है। तो अभी हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखे हैं, Q इज इक्वल टू NE। हाँ, और क्या लिखा जा सकता है चार्ज के बारे में, तो सोचो डायमेंशन लिखा जा सकता है, ठीक है। चार्ज के भाई तो प्रॉपर्टी लिखे का है लाइजा, चार्ज हेडिंग डाल देते हैं ना पहले, ठीक है, हम पागल हैं एकदम। चार्ज, चलो देखो, आप सोचे कि अब प्रॉपर्टीज आ जाएगा, अभी तो लाइन पे लाइनें लग रहा है। देखो Q इज इक्वल टू NE। अब उसके बाद क्या है कि चार्ज का डायमेंशन, डायमेंशन कोई बताओ, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन
चार्ज का फॉर्मूला ये तो जानते होगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, 10 क्लास का फॉर्मूला है ना। Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, अरे होता है ना फॉर्मूला। तो करेंट का डायमेंशन होता है क्या, अरे कोई बताएगा करेंट का डायमेंशन? ए और टाइम का टी, ए टी। चार्ज का आवाज नहीं सुने, चार्ज का डायमेंशन होता है एटी, या कहीं कहीं आईटी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट के डायमेंशन को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए इसलिए क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो एटी डायमेंशन भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, चार्ज का जो है ना, सुनना ध्यान से, चार्ज का ये सब तो नॉर्मल यूनिट है, चार्ज का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे हम लोग को लेंथ नापना है भाई, हाँ, तो अगर बहुत दूर जाना है तो क्या चीज़ में नापते हैं कि हाँ किलोमीटर में नापना है। अगर जैसे सुनो, चार्ज का लेंथ का एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, अरे तो सबको पता है। अच्छा, लेकिन सबको नहीं पता है। अच्छा सुनो, चार्ज का ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, तो क्या यही दो तरीका है लेंथ नापने का? किलोमीटर में भी नापते हैं, लाइट ईयर में भी नापते हैं, है ना। तो उसी तरह से, अच्छा हम तुमसे पूछे कि डिस्टेंस नापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो लाइट ईयर, या लाइट ईयर से भी ज़्यादा एक होता है पारसेक, ठीक है। तो लाइट ईयर भी बोल सकते हो। सुनो ध्यान से, सबसे बड़ा दूरी नापने का यूनिट कौन है? लाइट ईयर। हाँ, उसी तरह से चार्ज में भी होता है। क्या होता है भाई? तो चार्ज का एक होता है बिगेस्ट यूनिट और एक होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन है? उसको बोलते हैं फैराडे, फैराडे। और चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? उसका नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चलो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चाहे आवाज नहीं, सुनो, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन है? फैराडे, फैराडे, ठीक है। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फैराडे और चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? फ्रैंकलिन, ठीक है। बात नहीं करो, लग रहा है कि हमको सब बहुत आसान लग रहा है, तो 2 क्लास बाद मोय मोय हो जाएगा फिर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यही सबसे मतलब है, एक बात है शुरुआत में, अरे ये सब तो सब 10th में जानते हैं, ये सब हमरा लगा है, ठीक है। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज घर जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन चैप्टर है? चलो ठीक है, आगे ध्यान देना। अगर थोड़ा सा इस चैप्टर को कम आंकते हो तो एक बार एनसीईआरटी पलट के देख लेना क्या है चैप्टर। चलो आगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान देना, आवाज नहीं, सुनो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे। चार्ज के बारे में क्या पूरा बात हो गया? तो देखो, चार्ज के बारे में ऑलमोस्ट हम पूरा बात कर लिए हैं, लेकिन तुम्हें हम बता दें, सुनना ध्यान से, कि चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ लेंगे बाद में। अब चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी चार्ज का पढ़ते हैं, काम करो इतना लिख लो, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लो। चलो अब आगे समझते हैं, ध्यान देना। देखो, चार्ज के बारे में इतना पढ़कर एक बात क्लियर हुआ कि चार्ज एक ऐसा चीज है जो मतलब कि नॉन मैटर चीज पे नहीं आ सकता है। सुनना ध्यान से, बात क्या हम बोल रहे हैं। चार्ज एक ऐसा क्वालिटी है जो नॉन मैटर चीज पे नहीं आएगा। नॉन मैटर चीज के बारे में पूछे तो तुम्हें लगभग एग्जाम्पल भी सोचना मुश्किल होगा कि ऐसा क्या चीज है जो मैटर नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, हर चीज क्या है? मैटर।
नॉन मैटर चीज में एक आता है जो परफेक्ट एग्जांपल है वो फोटोन पार्टिकल का, जो कि लाइट बना हुआ है फोटोन पार्टिकल से। तो लाइट फोटोन से बना हुआ है तो नॉन मैटर में आता है और उस पर चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि अगर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है, तो दम 100% है कि उसके पास मास होगा, ठीक है। चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास 0 होगा कि 0 नहीं होगा, कि 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज आया हुआ है तो गारंटी के साथ बोलो कि उसके पास दम 100% बोल सकते हो कि उसके पास मास क्या है। सुनना, चार्ज है तो दम 100% बोलो, नो डाउट कि उसके पास मास होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो और उसका मास 0 हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज, दूसरा उल्टा करते हैं, उल्टा, मास है तो क्या 100% चार्ज है उस पर? जैसे मार्कर का मास है लेकिन क्या है, मार्कर अभी चार्ज है, मार्कर के ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है, तो लेकिन मार्कर के ऊपर चार्ज लाया भी जा सकता है। तो अगर किसी के मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज ना भी हो सकता है, मतलब वो चार्ज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मास है तो बॉडी में भी चार्ज और न्यूट्रल, बॉडी में भी चार्ज्ड, बॉडी में भी चार्ज्ड और न्यूट्रल, बॉडी में भी चार्ज और न्यूट्रल, ये बात है, ठीक है। हाँ, तो ये पहले दो बात हम इसका किए। उसके बाद जो है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, ठीक है, यहां से अब हम हेडिंग लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के कौन कौन से भाई प्रॉपर्टीज हैं? देखो, चार्ज के बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो पहले से बिल्कुल अच्छे से जानते होगे। 2-4 प्रॉपर्टी। पहला चार्ज का सबसे सिंपल प्रॉपर्टी बताएं तो चार्ज जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब चार्ज में आई कैप जे कैप नहीं लगा सकते हैं कि 10 कूलम का चार्ज एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, नहीं, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं से मतलब बनेगा चार्ज में, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होने से खास बातें है ना कि चार्ज एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव मतलब नॉर्मली जोड़ सकते हो, फोर्स जैसा नहीं है कि तुमको वेक्टर लगा के जोड़ना पड़ेगा। चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर, चार्ज का नेचर जो है एडिटिव है। एडिटिव कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर बहुत सारा चार्ज है। एक कोई ऑब्जेक्ट है और हम इस पे बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, इस पे चार्ज है 2 कूलम का, -4 कूलम का, +6 कूलम का, ऐसे हम बोले कि इस पे नेट चार्ज बताओ। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम नॉर्मली जोड़ घटाव कर सकते हैं। 6 और 2 8 में से 4 घट गया तो 4 कूलम का, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट कूलम जो है ना वो 4 कूलम का चार्ज है। इससे यह पता चला कि चार्ज एडिटिव नेचर का है, नॉर्मली जोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। और एक बात और सुनो ध्यान से, चार्ज का जो नेचर है वो चार्ज है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैसे? तो चार्जिंग का बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है, कोई एक मेटल का चीज, तो दूसरे मेटल के चीज में टच करेंगे तो क्या होगा, वो भी चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एकदम सिंपल रूप से एक से दूसरा पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे हम मान लेते हैं एक
ऑब्जेक्ट है ऐसे, और ये शुरुआत में चार्ज है, इस पे शुरुआत में चार्ज था, कोई मेटल का चीज़ है, चार्ज है, और इसके बगल में इसके बगल में एक और हम इसी तरह का मेटल का बॉल रख दे जो शुरुआत में चार्ज नहीं था। सुनना ध्यान से, जो शुरुआत में चार्ज नहीं था, शुरुआत में न्यूट्रल था, हमको इसको भी चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ये हम वायर कनेक्ट कर दिए, तो वायर कनेक्ट करने से ई भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। हाँ, चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है हमारा, चार्ज जो है वो हमारा क्या है भाई, चार्ज हमारा है कंजर्व, मतलब पूरे ब्रह्मांड का चार्ज कांस्टेंट है, मतलब पूरे फिजिक्स में 4 चीज़ कंजर्व है, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज और क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज का मास, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लगता है, मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस फिजिक्स में यही 4 चीज कंजर्व है, कांस्टेंट रहता है। इन सभी में एक जो ना एक लाइन लगा सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो चार्ज भी वही है। चार्ज को ना तो तुम बना सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो इसका चौथा प्रॉपर्टी यही है। क्या है भाई, चौथा प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज कंजर्व्ड का मीनिंग इधर समझते हैं। चार्ज कंजर्व का मीनिंग देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो वहां पे ध्यान देना, बैलेंस करते हैं किसके लिए, मास को बैलेंस करने के लिए ना, मास। तो ध्यान देना कि मास वहां बैलेंस रहता है, क्या चार्ज भी बैलेंस रहता है, बिल्कुल चार्ज भी बैलेंस रहता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करना है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो फिर केमिकल रिएक्शन गलत है। चार्ज और मास दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब, इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि इसका सिंपल मतलब है, समझ लो, टोटल, सुनो, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है। यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक कांस्टेंट चार्ज है, वही चार्ज की कभी इससे उस पे चल जाता है, उससे इस पे चल जाता है। चार्ज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है लाइटनिंग, ठीक है, मतलब कि ठनका गिरना, ठीक है। चार्जिंग का सबसे बेस्ट फिनोमेनन वही है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा लाइटनिंग होता है। और क्लाउड जो है ना, क्लाउड एक दूसरे से जब एक दूसरे से फ्रिक्शन करके चार्ज हो जाते हैं, उनका निगेटिव चार्ज लोअर क्लाउड पे आता है, वो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव ढूंढते रहता है। ज़मीन पे जहाँ पे भी नियरेस्ट चीज़ दिखता है उसी पे वो सारा चार्ज एक साथ डिस्चार्ज हो जाता है। और ऐसे हमें चार्जिंग का बहुत एक फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। बोल सकते हैं इसका मीनिंग टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। इसको रिएक्शन के थ्रू समझना है तो नॉर्मल एक रिएक्शन ले लो आयोनिक क्रिस्टल का, ठीक है, NaCl। NaCl कोई आयोनिक क्रिस्टल है, इस पे पहले से चार्ज 0 है, तो इसको अगर हम आयोनाइज अगर होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखेंगे कि बाद में भी इसका चार्ज जो है 0 ही है। शुरुआत में अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर हम इसका इनिशियल चार्ज की बात करें, ठीक है, इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज 0 है। और इसका अगर फाइनल चार्ज की बात करें, ठीक है, फाइनल चार्ज, तो फाइनल चार्ज इसका हो गया +1 - 1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि चार्ज कंजर्व है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में चार्ज नहीं था और अचानक चार्ज आ गया, नहीं, चार्ज कंजर्व है। अगर किसी सिस्टम पे पहले से नेट चार्ज 0 है, ठीक है, तो नेट चार्ज 0 है तो उस पर बाद में भी नेट चार्ज 0 ही होगा। चार्ज कंजर्व हो गया। अच्छा, पाँचवा बताओ, चार्ज का कोई प्रॉपर्टी बोलो। चार्ज कंजर्व है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। हाँ, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का है। चार्ज इनवेरिएंट नेचर का है, यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट नेचर का है ना कि भाई यह बदलता नहीं है, ठीक है, बदलता नहीं है मतलब कि हाँ, ये गिरगिट नहीं है कि अपना रंग चेंज करता है। चार्ज इनवेरिएंट नेचर का सिंपल मतलब यह है कि चार्ज कभी भी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब कौन बदलता है, तो मास चेंज होता है। आइंस्टीन का जो हमारा थ्योरी है, ठीक है,
आइंस्टीन का जो थ्योरी है उसके अनुसार हमें सिंपली यह समझाया गया था कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट ना बहुत फास्ट स्पीड से चलता है तो उसका मास अचानक से जो है बढ़ेगा, ठीक है, लगातार बढ़ते रहता है। जैसे अगर मेरा वेट जितना भी केजी हो, हमारा मास चाहे जितना भी केजी हो, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय मेरा मास पहले से ज़्यादा है, अब बहुत थोड़ा ही ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेस्ट मास। और जब हम चल रहे हैं तो इस मास को बोलते हैं मूविंग मास, और हमेशा मूविंग मास ज़्यादा होता है रेस्ट मास से, ठीक है। लेकिन चार्ज का ऐसा कोई खेल नहीं है, रेस्ट में जितना चार्ज है मोशन में भी चार्ज उतना ही रहेगा, चाहे चार्ज को कितना हो तेज दौड़ा लो, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम क्या समझेंगे कि अगर सुनना ध्यान से कि अगर कोई मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा, दो डब्बा हम बनाते हैं ऐसे, सुनो ध्यान देना। देखो पहला ये है कि यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये डब्बा रुका हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे अभी डब्बा बना लिया तो चक्का लगाने में क्या जा रहा है, चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या है कि इसमें हम सुनो, इसका रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड भाई, ठीक है, और इसका रफ्तार जो है मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, और इसका रफ्तार 1000 मीटर पर सेकेंड। अब बात यह है कि तीनों में हम क्या रखने वाले हैं, एक चार्ज को रखने वाले हैं, एक चार्ज को रखने वाले हैं। मेरे पास एक सैंपल था 10 कूलम चार्ज का, प्लस 10 कूलम का एक चार्ज था, उसको हम क्या करने वाले हैं, पहले इसमें रखेंगे। तो चलो इसमें हम रख दिए प्लस 10 कूलम का चार्ज, और हम ऑब्जर्व किए तो उतना ही रहेगा, इसका वैल्यू ना बढ़ा ना घटा। और इसमें रख दिए प्लस 10 कूलम का चार्ज, तो इसका वैल्यू उतना ही रहा, और इसमें भी रख देंगे तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। मतलब चार्ज जो है स्पीड से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर में हम क्या समझें, बोलो। चार्ज इनवेरिएंट नेचर में, हाँ, इनवेरिएंट नेचर में कि चार्ज पे, सुनो, चार्ज पे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे बताओ, खड़ा हो जाओ, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का मतलब बताओ, खड़ा हो जाओ, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब बताओ। क्या चार्ज पे स्पीड पे किसका फर्क पड़ता है, तो सुनो ध्यान से कम बात, बैठो। यहाँ पे बोल सकते हैं कि सुनो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज, ठीक है। चार्ज पे स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये अगर फॉर्मूला से देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे नहीं, आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है मूविंग मास निकालने का, m0 बाई √1 माइनस c² बाई v² बाई c², ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यह बताता है हमें कि अगर हम चलेंगे तो हमारा मास कितना होगा, ठीक है। अगर हम चलेंगे तो मास हमारा कितना होगा। तो एक सेकंड के लिए मान लो, सुनो ध्यान से, मान लें कि हमारा जो है ना, सुनना ध्यान से, हमारा मास जो है, सुनो ध्यान से, हमारा मास जो है मान लो कि 10 kg है, मास 10 kg है, और हम चल रहे हैं लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुनो, हमारा मास है 10 kg, ये रेस्ट मास है, ठीक है।
और हम चल रहे हैं लाइट के स्पीड से, तो लाइट के स्पीड से चलेंगे तो हमारा मास कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला से निकाल के देखो। तो फॉर्मूला से इसको बोलते हैं मूविंग मास, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। तो मूविंग मास निकालने के लिए रेस्ट मास भरो, तो मेरा रेस्ट मास था 10 किलो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी मतलब हम चल रहे हैं लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड को हम सी भी बोलते हैं ना, सी। तो इतना का स्क्वायर करना है तो वी स्क्वायर की जगह हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम वी मतलब हम कितना के वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो सी स्क्वायर और नीचे भी सी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कट जाएगा तो 1 माइनस 1 0 समथिंग बाय 0 कितना इनफाइनाइट। यानी कि अगर लाइट के स्पीड से चले, अगर सुनो लाइट के स्पीड से चले तो हमारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आइंस्टीन ने एकदम क्लियर कट कहा था कि कोई लाइट के स्पीड से चल ही नहीं सकता है, ठीक है। चलेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और मतलब पॉसिबल नहीं हुआ है आज तक भी कि कोई जो है ना, कोई फिजिकल चीज या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया हो जो लाइट के स्पीड से चलता हो, क्योंकि लाइट का स्पीड इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात को समझना। तो लाइट का हमारा सुनो, ये छठा चार्ज का छठा प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। चार्ज का छठा प्रॉपर्टी क्या होगा कि चार्ज का ऑलमोस्ट 5 प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, ठीक है। चार्ज का छठा प्रॉपर्टी होगा कि चार्ज का बहुत सिंपल रूप से समझा है ना, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रेडिएशन भी निकालता है। इसका 3 सिचुएशन होता है। चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। और चार्ज अगर एक्सेलरेशन में चल रहा है, यानी कि इसका रफ्तार लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, तब यह रेडिएशन भी निकालता है। यानी कि इसमें हम एक बात देखेंगे, देखो कि रेस्ट चार्ज, सुनना ध्यान से, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस क्या, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मूविंग चार्ज रहना चाहिए, लेकिन हाँ मूविंग चार्ज के ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब फिक्स रफ्तार से चलते रहना चाहिए। अगर चार्ज दौड़ रहा है और उसका दौड़ने का रफ्तार फिक्स है तो दो गो फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोलेंगे कि यह बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड चार्ज किसको बोलते हैं, तो अगर चार्ज रेस्ट मतलब कि चार्ज जो है ना, उसका रफ्तार लगातार बढ़ रहा हो या उसका रफ्तार लगातार घट रहा हो, तो यहाँ पे बनाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस में एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, प्लस में रेडिएशन, रेडिएट एनर्जी। हाँ, मतलब चार्ज का सिनेरियो है। इसको देखने का तरीका क्या है, तो नीचे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के देख सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है और एक मोशन में है और एक यहाँ पे एक्सेलरेशन में है, ठीक है। तो चार्ज रेस्ट में है, इसको क्या हाँ बनाए, इधर बनाते हैं साइड में, ठीक है। ये हो गया, नीचे नहीं दिखेगा फिर। चलो तब तक लिखो, हम इसका जो है ना ये वाला डायग्राम इधर बना देते हैं।
चलो ये देखते हैं, सुनो ध्यान से। चार्ज का 7वां प्रॉपर्टी जो है, ये पता होगा सभी लोगों को, लाइक चार्ज रिपेल एच अदर। लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिक सा बात जो है, बिल्कुल जूनियर क्लास का बात है, ये तो पता होगा, लेकिन चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें लिख लिए, ठीक है। और झूठ सच एक डायग्राम भी बना लिए, ठीक है। ये बात है। और सुनो, चार्ज का सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बस ये वाला समझ जाओ, बाकी याद रहे ना रहे ये वाला समझो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहीं से होता है, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में लेके आए हैं। जिसका नाम है चार्ज का 8वां प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुनो, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन का बिल्कुल सिंपल मतलब हम समझा रहे हैं, यहां से समझना। सिंपल रूप से हम तुमको समझाएं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये समझना है कि Q = NE कैसे होता है, बस, और कुछ नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो देखो चार्ज का क्वांटाइजेशन समझना है तो हम तुमसे ऐसे समझेंगे कि देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, देखना, क्योंकि ये समझ में जनरली आता नहीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको इस तरह से समझोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखना, यहाँ पे हम 3 डायग्राम लिए हैं समझाने के लिए। हम क्या करते हैं, तीनों को जो है ना न्यूट्रल बनाते हैं, मतलब इसमें 5 पॉजिटिव और इसके अंदर 5 निगेटिव, ठीक है। 3 4 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव, तीनों में लेते हैं, ठीक है। चलो, ये 3 लिए, तीनों न्यूट्रल चीज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दो इधर, ना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन समझना और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन समझना, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। अच्छा, हम तुमसे पूछेंगे, सुनना, कि कोई भी चीज में चार्ज आता है कैसे, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने से या इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है तब, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसी से चार्ज आता है। तो इसमें तुम्हें यह समझना है कि देखो, हम तुम्हें यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा रहे हैं, तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके भी चीज को समझ सकते हो। मान लो कि इसमें से हम एक निगेटिव चार्ज निकाल लिए, ठीक है, एगो माइनस निकाल लिए, एगो निगेटिव, इसमें से हम मान लेते हैं 2 निगेटिव निकाल लिए और इसमें से हम 3 निगेटिव निकाल लिए, ठीक है। सुनना, अगर हम एक निगेटिव निकाल लेंगे तो इस पर कितना का चार्ज आएगा, थोड़ा सा सोच के बताना। एगो अगर माइनस छुपा लो तो इसमें प्लस का 5 और माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ, अरे बोलो, तो +5 माइनस चार्ज कितना होता है, +1, तो इस पे चार्ज आएगा कितना का, +1 का। इस पे चार्ज कितना का आएगा, +2 का। इस पे चार्ज कितना का आएगा, +3 का आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल्कुल कॉमन बात है। अच्छा, लेकिन सुनना, +3 क्या, चार्ज का तो कुछ यूनिट होता है, अरे होता है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना कि अब सुनना, तुमको हम क्या समझा रहे हैं, अगर किसी में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो, माइनस निकाले हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो, तो उस पर चार्ज 1e का आएगा, +1e का। अगर तुम किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, ठीक है, तो उस पर चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर किसी से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो, ठीक है, तो उस पर चार्ज 3e का आएगा। तो उसी तरह से अगर किसी से तुम n इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस पे चार्ज कितना का आ जाएगा, ne का आ जाएगा। अरे बात समझ आया। हाँ, तो जितना हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हुआ, सुनना ध्यान से, यहाँ पे इसको मिटा के इधर लिखते हैं तो एनी वाला फंडा बहुत नहीं समझ में आता है, तो ऐसे बिल्कुल जो है ना ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एनी वाला समझने का, ठीक है। अच्छा इसका हम उल्टा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक डाल देते हैं तो +1 की जगह -1 ही आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस का चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डालने से माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज है, हाँ, अगर हमारे अंदर से निगेटिविटी निकलता है तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, वही बात समझ लो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम लास्ट वाला बात यहाँ लिखते हैं ऐसे कि देखो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसमें प्लस कितना भी रहे, 5 रहे, -5 रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें से n निकाल लेते हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें से अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इस पे चार्ज आ जाएगा Ne का, ठीक है। ऐसे एक और चीज जो पता चला, क्या, सुनना ध्यान से, इस पे n इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा +Ne का, और अगर कोई में n इलेक्ट्रॉन डाल दें तो चार्ज आ जाएगा -Ne का, और अगर कोई चीज़ में n इलेक्ट्रॉन डाल दें n इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल दें तो उस पर चार्ज आ जाएगा हमारा कितना का, -Ne का। इससे फॉर्मूला आया चार्ज का +-Ne, ठीक है। अच्छा इससे एक चीज और तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ सकता है तो या तो 1E चार्ज होगा, नहीं तो 2E चार्ज होगा, नहीं तो 3E चार्ज होगा, ठीक है। कभी भी हमारा, सुनो, कभी भी हमारा 1.5E का चार्ज नहीं हो सकता है, कभी भी 3.2E का चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, 1E 2E 3E। इसीलिए जब भी हम फॉर्मूला बनाएं और n के जगह पे अगर इंटीजर ना आए तो हम समझेंगे कि वह चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे हम सोलो, ये सब बात तो हम समझाएं। अब इसका हम लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सुनो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल, कैसा चार्ज पॉसिबल है, ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखते तो नहीं समझ में आता, उतारो ये लैंग्वेज भी लिख लो, ठीक है। ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही सबको है, 1.6 10 to the power -19। ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। इससे पता चला कि चार्ज Q = N हो सकता है, वेयर N = इंटीजर, जहाँ पे N इंटीजर होना चाहिए। और ये फॉर्मूला लगा के इसमें दो ही वेरिएबल है, यही सुनो, इसमें दो ही वेरिएबल है, Q और N। E तो फिक्स है, E का जो चार्ज है, E का यूज हमेशा जब भी करेंगे तो E के जगह E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 10 to the power -19 कूलम,
इससे तुम्हें दो ही तरह का सवाल मिलता है। पहला सवाल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा। तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन मतलब n का वैल्यू 1 करोड़ दिया है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन से गुना कर दो, आ जाएगा। दूसरा सवाल ये होता है कि बताओ कोई ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका 2 तरह का सवाल होता है। ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 ही वेरिएबल है, एक q और एक n। इस जब भी सवाल आएगा क्वांटाइजेशन से, या तो q दिया हुआ रहेगा नहीं तो n दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक दे के दूसरा पूछेगा, क्योंकि तीसरा वेरिएबल का वैल्यू तो हमको खुद पता है कि 1.6 इतना होता है। क्या? अच्छा, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और क्या बोलना है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।